वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक जो हम पढ़ने लगे हैं दैट इज़ एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ये आपके सेलुलर कंपोनेंट्स के बारे में उनकी सेल डेथ के बारे में है। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो आपके जितने बॉडी सेल्स हैं किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल्स जो हैं उनकी एक डेस्टिनी होती है, यानी उसने बनना है, बनने के बाद ग्रो करना है, फिर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, डिफरेंशिएट होना है, डिवाइड करना है, कितने टाइम तक डिवाइड करना है ये पहले से तयशुदा होता है। फिर उसके बाद जब वो फंक्शन मुकम्मल कर लेता है उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तमाम बॉडी सेल्स अपने मुकर्रर वक्त पे इस प्रोग्राम डेथ का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा कभी कभार आपकी बॉडी पार्ट्स को कोई इंजरी भी हो सकती है, उसमें भी सेल जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये दो तरीके से सेल्स आपकी बॉडी से ख़त्म होते हैं, जिसको एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस कहा जाता है। इसमें बेसिकली जो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, कुछ सेल्स कमिट करते हैं सुसाइड्स उनके अंदर से ऐसे सिग्नल, यानी जिसकी एज हो चुकी है, जिसकी अब बॉडी को ज़रूरत नहीं रही, वो सेल डिजेनरेट होगा। कैसे होगा कि उसके अंदर से सिग्नल्स डीएनए कंट्रोल करेगा कि नाउ दिस इज़ टाइम टू डिस्ट्रॉय इट्स ऑल कंपोनेंट्स। तो उसके अंदर से सिग्नल जनरेट होते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि दूसरे सेल से सिग्नल्स आते हैं और किसी सेल की डिजेनरेशन को स्टार्ट करवा देते हैं। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस क्या चीज़ है। एपोप्टोसिस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि ये इंटरनल मैकेनिज़्म है, इंटरनल प्रोग्राम होता है, कुछ सीक्वेंस होता है इवेंट्स का, जिसके अंदर सेल के अंदर चेंजेस आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसकी शेप चेंज होती है, जिसके नतीजे में सेल जो है वो ख़ुद अपने आप को ख़त्म कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, यानी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि इंटरनल प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स एक प्रॉपर एक ऐसा तरीका और ऐसा सीक्वेंस है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का जिससे सेल अपने आप को ख़त्म करेगा, कमिट सुसाइड कर लेगा, और इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि कैसे एक सेल जो है वो डिजेनरेट हो रहा है। मैकेनिज़्म में अगर हम देख लें तो इसमें होता क्या है कि सेल के अंदर सबसे पहले जब उसको सिग्नल रिसीव होते हैं इंटरनली कि अब उसने अपने आप को ख़त्म करना है, तो फर्स्ट स्टेप में सेल जो है वो श्रिंक करता है। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक होने के बाद बेटा उस पर छोटी छोटी बाहर की तरफ ये प्रोजेक्शंस प्रोड्यूस होती हैं, इनको ब्लेब्स कहते हैं। ठीक है, सेल के बाहर की तरफ जो प्रोजेक्शंस हैं दीज आर कॉल्ड ब्लेब्स। फिर फ्रेगमेंटेशन, यानी फिर इसके बाद तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है। सेल जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और ये छोटे कंपोनेंट्स अगर इधर ही पड़े रहें तो इर्द गिर्द के टिश्यूज़ के लिए डैमेजिंग हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कई डेंजरस कंपाउंड होते हैं। तो ये जो छोटे पीसेस में जब ये टूट जाता है सेल, तो इसको इर्द गिर्द के नेबरिंग सेल्स फेगोसाइटोज कर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एपोप्टोसिस का प्रोसेस है जिसमें सेल श्रिंक किया, श्रिंक करने के बाद उसमें ब्रेकडाउन शुरू हो गई, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, और वो फ्रेगमेंट्स जो हैं वो नेबरिंग सेल्स या मोस्टली वाइट ब्लड सेल्स हैं या नेबरिंग सेल्स हैं, तो वो उसको एनगल्फ कर लेते हैं, फेगोसाइटोज कर लेते हैं, खा जाते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इंपॉर्टेंस के हवाले से देख लें अगर, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर सेल की एक डेस्टिनी है, उसने मुकम्मल होने के बाद ख़त्म होना है। तो एक तो आपकी बॉडी में वेयर एंड टेयर का प्रोसेस की मदद से कंप्लीट होता है। डेवलपमेंटल प्रोसेस में देखें तो आपके ह्यूमन बीइंग के अलावा दूसरे एनिमल्स के अंदर जैसे आपको फ्रॉग की टेल नज़र आती है, लार्वा में टेल होती है, अडल्ट में ख़त्म होती है, तो ये टेल के सेल्स डीजनरेट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। ह्यूमन बीइंग में भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान टेल बोन बनती है, लेकिन बाद में वो जो है डीजनरेट हो जाती है इसी प्रोसेस से। इसी तरह से जब डेवलपमेंट हो रही होती है हमारी, तो हमारी उंगलियों के दरमियान में, डिजिट्स के दरमियान में भी स्किन मौजूद होती है। वो जब बेबी की डेवलपमेंट नियर टू कंप्लीट होना शुरू हो जाती है, लास्ट मंथ्स चल रहे होते हैं, तो ये जो दरमियान वाला टिश्यू है फिंगर्स के दरमियान, डिजिट्स के दरमियान, ये भी डिजेनरेट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। इसी तरह से आपकी बॉडी में जब बेबी की बर्थ होती है तो नंबर ऑफ़ न्यूरॉन बहुत ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो न्यूरॉन्स का नंबर भी नॉर्मल हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, तो वो नंबर को मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है। नेक्रोसिस पे आ जाएं तो ये एपोप्टोसिस का उलट है, उसमें इंटरनल जो सिग्नल्स थे इसमें सेल डैमेज हो जाते हैं एक्सटर्नली,
यानी बाहर से कोई हादसा हुआ, कोई कट लगा, कोई डैमेज हो गया एक्सीडेंटली, या इन्फेक्शन हो गई, कोई बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन हो गई, जिसमें आपका ऑर्गन वहाँ से आहिस्ता 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 ख़राब, और अगर उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, यानी आप उसको परवाह ना करें कि ज़ख़म है छोटा सा खुद ही ठीक हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फैलते फैलते उस पूरे ऑर्गन को डैमेज कर देता है, क्योंकि ये प्रोसेस स्लोली प्रोग्रेसिव होता है और पूरे ऑर्गन के इर्द गिर्द के सेल्स को भी डैमेज कर देता है। तो इसके जो है वो सिग्नल्स या इसका जो कॉजेज़ हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल डैमेज होता है, सेल डेथ है ये भी, लेकिन इसमें ड्यू टू इन्फेक्शन या ड्यू टू सम ट्रॉमा या इंजरी फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से कोई चोट लगी, कोई ज़ख़म लगा या कोई इन्फेक्शन हो गई, तो उसके नतीजे में जो सेल डेथ होती है दैट इज़ कॉल्ड नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है कि अगर इसका मैकेनिज़्म देखें तो नेक्रोसिस में सेल्स खुद मरते हैं, मरने के बाद उनके जो इर्द गिर्द के सेल्स हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी, यानी एक आपकी बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है कि जहाँ पे भी सेल की डैमेज होता है वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स पहुँच जाते हैं और एक एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, तो वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स और जो है फेगोसाइट्स पहुँच जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जो सेल्स कट की वजह से या डैमेज की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब इस प्रोसेस में सेल्स को तो वो खाते हैं, लेकिन इर्द गिर्द के टिश्यूज़ पे कुछ वाइट ब्लड सेल्स ऐसे केमिकल रिलीज़ करते हैं, कुछ वो मरने वाले सेल्स जो थे उनमें से ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं कि सराउंडिंग टिश्यू भी डैमेज होना शुरू हो जाता है, डिप्राइव ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, यानी उस एरिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के जो हेल्दी सेल थे उस ज़ख़म के गिर्द वो भी मरना शुरू हो जाते हैं। और अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ेंगे तो हीलिंग प्रोसेस स्लो होता चला जाएगा और अच्छा खासा जो है वहाँ पे डेड मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा और वो ऑर्गन जो है पूरे का पूरा डैमेज हो जाएगा और उसका रिज़ल्ट एम्प्यूटेशन ही है, यानी उसको काटना पड़ जाता है अगर ये फैल जाए तो। इसकी गैंग्रीन एग्जांपल है, गैंग्रीन में भी ज़ख़म ख़राब हो जाते हैं और ऑर्गन को कट करना पड़ जाता है। ठीक है, तो नेक्रोसिस जो है इसको अनट्रीटेड नहीं छोड़ना चाहिए जब भी कोई ज़ख़म वगैरह हो। ये आप देखें इसका प्रोसेस कि एक नॉर्मल सेल है, इस सेल में इंजरी हुई, चोट लगी, नॉर्मली अगर आप उसकी केयर करेंगे तो वो रिकवर हो जाता है, हील अप हो जाता है, लेकिन अगर उसकी रिकवरी नहीं होती, डैमेज ऐसा हुआ है, ऐसी इन्फेक्शन हो गई है कि वो ट्रीटेबल नहीं है, तो क्या होगा कि वो सेल आहिस्ता 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 श्रिंक होगा, फिर उसमें ब्लब्स बने, डैमेज होगा और वहाँ से अपने सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगी और अपने जितने कंटेंट्स हैं वो बाहर रिलीज़ कर देगा। जब यहाँ पे जहरीले केमिकल्स आएंगे तो फिर फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस, वाइट ब्लड सेल्स आएंगे और यहाँ पे सारा इर्द गिर्द का टिश्यू भी डैमेज होना शुरू हो जाएगा और वो आपका पूरा ऑर्गन जो है वो नेक्रोसिस का शिकार हो जाएगा। कंपैरिजन में अगर हम देख लें तो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दोनों ही सेल डेथ हैं, लेकिन एक इंटरनली प्रोग्राम डेथ है और जबकि दूसरा जो है उसके अंदर एक्सटर्नल एक्सीडेंटल डेथ होती है। दोनों में देखें तो पहले सबसे पहले सेल श्रिंक कर रहे हैं, श्रिंक करने के बाद बाहर की तरफ छोटे छोटे ब्लब्स बने हैं दोनों में। अब इसके ब्लब्स जो हैं इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता अंदर इंटरनल ब्रेकडाउन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, डीएनए टूटेगा, ऑर्गेनेल्स टूटेंगे और वो ब्लब्स के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ क्या हुआ कि इसकी प्रोजेक्शंस तो बड़ी होती जा रही हैं लेकिन इंटरनली इंटैक्ट है, डीएनए भी और ऑर्गेनेल्स भी, वो ब्रेकडाउन नहीं हुए और ब्लब्स के अंदर भी नहीं जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा कि ये जो सेल था, ये जितने इसकी एक्सटेंशंस थी एपोप्टोसिस के अंदर, वो टुकड़ों अलग हो गए और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गए जिनको दूसरे सेल फेगोसाइटोज कर लेंगे। जबकि इसके में क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता सेल बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा और सारे जो इंटरनल कंपोनेंट हैं वो बाहर रिलीज़ कर देंगे, जिसमें बेतहाशा जहरीले केमिकल्स हैं जो इर्द गिर्द के सेल्स को भी डैमेज कर देंगे। तो इस केस में डैमेज नहीं होता नियर सराउंडिंग टिश्यूज़ का, जबकि इस केस में सराउंडिंग टिश्यूज़ का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस चैप्टर आपका